श्रावण मास के पवित्र दिवसों में भगवान शिव शंभु भोलेनाथ के चरणों में अपनी वंदना अर्पित करती हूँ और कोरोना काल की इस भीषण त्रासदी से मुक्ति की आकांक्षा आप सभी की मंगल कामनाओं सहित करती हूँ। यूं तो हम सभी इस महामारी के कठिन काल में भय और आशा के मिश्रित भावों के साथ अपना दैनिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और शीघ्र ही सभी कुछ सामान्य होने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इस आपत्ति के समय हमारा शिक्षा क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित हुआ है, लेकिन इसका उपचार हमारी तकनीकी ने खोज निकाला और हमारी मनोरंजन के वैश्विक साधनों को ज्ञान के संसाधनों में तब्दील कर दिया है। जिस फेसबुक सोशल मीडिया को हम फन प्लेटफॉर्म समझ रहे थे, आज वही नॉलेज प्लेटफॉर्म बनकर उभर कर आया है और आज मैं लाइव सजीव प्रसारण के माध्यम से आपसे जुड़ रही हूँ। कवि, लेखक, मंथन पत्रिका के संपादक, शैक्षिक दुनिया पत्रिका के महासचिव, अति विनम्र, मधुभाषी, समाज सुधारक श्री राजीव मिश्र जी, जो कि इस कार्यक्रम के, इस प्रोग्राम के संयोजक हैं, उनसे मेरा परिचय एक रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से हुआ था। आज वह संबंध अनुज भ्राता के रूप में स्थापित हो गया है। ये उनका सहज व्यक्तित्व ही है जो इस सोशल मीडिया के साथ व्यक्तिगत रूप से भी मुझसे जुड़ गया है। मैं उनकी सोच और रचनात्मक विचारों से भी बहुत प्रभावित हूँ। ये एक मंच पर विभिन्न विद्वानों का एक साथ समागम करवाने की कला में वह अति दक्ष हैं। मैं राजीव जी द्वारा संगठित शैक्षिक दुनिया पत्रिका के उदारवादी दृष्टिकोण का अभिनंदन करती हूँ कि इसके माध्यम से वो नए रचनाकारों के लघु कथा, कहानी, कविता, लेख को भी सभी के सामने आकर्षक रूप में ला रहे हैं और पत्रिका के माध्यम से साहित्य का सृजन कर रहे हैं और निरंतर लाइव कार्यक्रमों एवं वीडियो के माध्यम से नए नए बिंदुओं पर चर्चा को सभी के सामने रख रहे हैं। मैं इन दोनों ही रूपों के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ। आज का ये नियत प्रस्तावित कार्यक्रम भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। वॉल्यूम देखो, चेक करो। उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। उच्च शिक्षा की पुनर्रचना के संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन के शैक्षिक दर्शन की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता के विचारों के क्रम में आपसे रूबरू हो रही हैं। शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह परम सत्य को प्राप्त कर सके, वह सत्य जो उसके द्वारा प्राप्त किया गया हो और वह उसे भली भांति प्रकट कर सके। टैगोर जी ने लिखा भी था कि शिक्षा के द्वारा हम मस्तिष्क को इस योग्य बनाते हैं कि वो सत्य को प्राप्त कर पाए। सर्वप्रथम बच्चा प्रकृति और माँ से शिक्षा ग्रहण करता है, तदुपरांत शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करने विद्यालय और महाविद्यालय जाता है। शिक्षा की यह प्रक्रिया
यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि जीवन के अंतिम क्षण तक निरंतर चलती रहती है। हमारा विषय उच्च शिक्षा से संबंधित है। किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाने के लिए उच्चतम स्तर से प्रयास होने चाहिए। ऐसा ही आवश्यक जानकर स्वतंत्रता के उपरांत भारत का प्रथम शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में प्रकाश में आया। इस आयोग के कुछ उद्देश्य थे और सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जो कि दो प्रकार के होते हैं। पहला शाश्वत उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। शाश्वत उद्देश्य सभी कालों में समान होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से है आंतरिक शक्ति का विकास, दूसरा सर्वांगीण भौतिक विकास सुनिश्चित करना, तीसरा चारों ओर के परिवेश से समायोजन, तथा विशिष्ट उद्देश्य समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। अरस्तु ने कहा, ऐसा कोई करारनामा नहीं बन सकता कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। सुकरात के समय जो शिक्षा के उद्देश्य थे, सुकरात स्वयं उससे सहमत नहीं थे। मैकाले ने जो उद्देश्य भारतीयों के लिए बनाए, उसका खामियाजा, उसके दुष्परिणाम आज तक हमारा देश भुगत रहा है। अब आती है बात शिक्षा की भूमिका की। तो शिक्षा मानव को सुसंस्कृत करती है, संवेदनशीलता तथा प्रत्यक्षीकरण में परिष्कार लाती है, राष्ट्रीय एकता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के उद्देश्यों को पाने में सहायक होती है, वैज्ञानिक स्वभाव, मन तथा आत्मा को स्वतंत्रता प्रदान करती है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण विकास करती है। इस रूप में शिक्षा हमारे सामने आती है। साविद्या या विमुक्ति के अनुसार वही विद्या है जो मुक्ति दिलाए। मानव दो प्रकार के बंधनों से युक्त होता है, एक वंशानुक्रम और दूसरा सामाजिक परिवेश, जो जीवन भर उसे विवशता भरा परंपरागत जीवन जीने के लिए बाध्य करते हैं, जिससे ना तो वे जीवन का आनंद लेता है और समाज को भी विकृत कर देता है। शिक्षा का उद्देश्य तो मानव का मूल प्रकृति को प्राप्त करना है, और मूल प्रकृति तो स्वतंत्रता या बंधनों से मुक्ति ही है। आध्यात्मिक दृष्टि से मोक्ष, व्यवहारिक दृष्टिकोण से मानव स्वतंत्रता का मार्ग कहते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता ऊपर से बंद है। पूर्ण स्वतंत्रता सदैव एक आदर्श ही रहती है, किंतु इसको प्राप्त करने के मार्ग पर चलना सिखाना शिक्षा का उत्तरदायित्व है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की विडंबना, जिसकी नींव देश में ही हो, ना कि विदेश में। महात्मा गांधी ने 1917 में भड़ोच में गुजरात शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा था कि मुझे सदा ऐसा लगता रहा है कि आज की शिक्षा व्यवस्था में हमारी जरूरतों का विचार नहीं रखा गया। यह स्वाभाविक था। मैकाले ने हमारे साहित्य का तिरस्कार किया, हमारी जीवन संस्कृति का विचार किए बिना पुस्तकें तैयार की गई और अंग्रेजी कहावत के अनुसार घोड़े के आगे गाड़ी रख दी। संस्कृति तथा सभ्यता की अवहेलना कर बनाई गई शिक्षा पद्धति द्वारा कभी भी भारत मौलिक चिंतन तथा विकास के पथ पर अग्रगामी नहीं हो सकता। विज्ञान के आविष्कार हम पढ़ें, उसका मानव जीवन में कैसे उपयोग हो, इसका मापदंड पश्चिमी सभ्यता में न ढूंढकर अपनी संस्कृति में ही ढूंढे।
इस प्रकार विज्ञान में भी नहीं पिछड़ेंगे और अपनी संस्कृति जो आध्यात्मिकता, चरित्र निर्माण तथा सात्विकता पर बल देती है, वो भी विलग नहीं होगी। शिक्षा की उचित व्यवस्था के लिए भगीरथ प्रयासों की आवश्यकता है और इसी संदर्भ में आजाद भारत के पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष तथा महान शिक्षाविद दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के शैक्षिक दर्शन पर आगे मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। अब बात आती है कि भारतीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अपनी संस्कृति के बारे में जिस तरह से भारतीय छात्र अनभिज्ञ थे, उससे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर काफी दुखी थे और उन्होंने लिखा कि उनकी शिक्षा एक रथ की तरह है जो उनको अपने साथ बिठाकर नहीं ले जा रहा है, बल्कि उनको अपने पीछे खींच रहा है और यह दृश्य काफी दुखद है। इसी विषय पर गांधी जी ने कहा कि मैं प्रतिदिन देख रहा हूं कि कैसे आधिकारिक रूप से लगातार भारतीयता रहित झूठी शिक्षा हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। ये स्नातक बगले झांकने लगते हैं जब इन्हें अपने उत्तरों को व्यक्त करना होता है। 1908 में बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके श्री अरविंदो घोष ने इस समस्या को बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया कि भारत में एक स्वार्थ लोलुप और निष्प्राण शिक्षा ने हमें अपने प्राचीन संस्कृति और परंपरा से पूरी तरह काट के रख दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो विगत को समझते हुए वर्तमान का पूरा फायदा उठाती है और वहीं एक महान राष्ट्र का निर्माण करती है। जो भी देश को उसके भूतकाल से काटने का प्रयास करता है, वह हमारे राष्ट्रीय उन्नयन का समर्थक नहीं है और जो भी वर्तमान का फायदा उठाने से रोकता है, वह हमें जीवन की लड़ाई हारने के लिए बाध्य करता है। भारत में उपनिषद काल से ही विस्तृत शैक्षिक व्यवस्था थी, जो कि आश्रम नाम से जानी जाती है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि बौद्ध कालीन विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे, जो कि विश्व भर के बुद्धिजीवियों के लिए आकर्षण का केंद्र थे। वैदिक तथा बौद्धकालीन शिक्षा का संबंध समाज की आवश्यकताओं तथा धार्मिक शिक्षा दोनों से था तथा दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम थे। मुस्लिम काल में भी उच्च शिक्षण संस्थान थे, जिनको हम मदरसा नाम से जाने जाते हैं, जिसके दो प्रकार के पाठ्यक्रम थे, धार्मिक तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम। वर्तमान में जो भारत में उच्च शिक्षा का व्यवस्थित स्वरूप समझा जाता है, वो 126 वर्ष पुराना है। सर्वप्रथम 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना अंग्रेजी शासनकाल में हुई। ब्रिटिश शासनकाल में भारत एक देश के रूप में कोई प्रत्यय नहीं था, अतः परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता की किसी भी भावना का विकास नहीं हुआ, परंतु शिक्षा में विज्ञान और तकनीकी के प्रवेश के साथ पश्चिमी संस्कृति का भी भारत में सूत्रपात हो गया। मानवता ने शिक्षण का जो सर्वोत्कृष्ट तरीका निकाला है, हमें अवश्य ही उसे लागू करना चाहिए, भले ही वह आधुनिक हो या प्राचीन। हमें इन सबको अपनी व्यवस्था में इस प्रकार समावेश कर लेना चाहिए कि वह स्वावलंबन की भावना से ओतप्रोत हो जाए, ताकि वह व्यक्ति का निर्माण करे, मशीन का नहीं। 1882 की कमीशन रिपोर्ट वास्तव में
1854 में लागू हुआ वुड घोषणा पत्र की समीक्षा थी। अंग्रेजी भाषा का दर्जा पासपोर्ट टू एकेडमिक ऑनर के रूप में था। हमारी सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाएं उन भारतीय विश्वविद्यालय के चरित्र को प्रभावित करने में अक्षम थी जो कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं थी। C.W. इलियट जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुए तो उन्होंने कहा, A university must grow from seed. It cannot be transplanted from England or Germany is full leaf and bearing. When American university appears, it will not be a copy of foreign institutions, but the slow and natural outgrowth of American social and political habits. किसी भी राष्ट्र की मेरुदंड माध्यमिक शिक्षा होती है, पर इस विशाल कार्य को अंजाम देने के लिए योग्य शिक्षकों के निर्माण का दायित्व उच्च शिक्षा पर होता है। जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड इन इंडिया। शिक्षा के सभी स्तरों की समस्याओं का एक साथ निदान कर पाना व्यवहारिकता की सीमा के परे है, अतः सामाजिक एवं व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुसार उच्च शिक्षा की समस्याओं के संदर्भ में 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के सुझाव सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही प्रकार से बहुमूल्य थे, जो कि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध दार्शनिक तथा शिक्षाविद थे। उनके अनुसार दर्शन सृष्टि की समस्याओं का व्यापक समाधान करने का मानवीय प्रयास है, अतः मनुष्य की संस्कृति और तौर तरीकों को सही मार्ग वह मनुष्य की संस्कृति और तौर तरीकों को सही मार्ग दिखाता है। आज की इस वैसे तो राधाकृष्णन जी ने शैक्षिक दर्शन पर बहुत विस्तार से लिखा है, लेकिन समय के अंतर्गत अपनी बात को आपके समक्ष रखने के लिए आज के इस व्यक्तित्व के लिए वक्तव्य मैंने मुख्य बिंदु जो चयनित किए हैं वो आपसे साझा कर रही हूँ। पहला, शिक्षा के अर्थ एवं लक्ष्य के संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार। दूसरा, विश्वविद्यालयों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक, नैतिक एवं एकेडमिक आवश्यकताओं की प्राप्ति के साधन के रूप में, क्योंकि विश्वविद्यालय हमारे सहायक होते हैं। तीसरा, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार। चौथा, नवयुवकों को दिशा प्रदान करने में विश्वविद्यालय की भूमिका का अध्ययन। और अंतिम, डॉक्टर राधाकृष्णन जी के विश्वविद्यालय आयोग द्वारा दिए गए सुझाव का अध्ययन। ये जो मुख्य बिंदु हैं, इन मुख्य बिंदुओं पर मैं राधाकृष्णन जी के जो इन बिंदुओं पर शैक्षिक विचार हैं उनको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ एवं लक्ष्य, यानी शिक्षा के संदर्भ में जो उन्होंने अपने विचार दिए हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, विश्वास करते थे। उनके अनुसार संसार के सभी व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसलिए सभी को सबकी सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीयता को समान दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा के माध्यम से विश्व बंधुत्व की भावना को मजबूत करने पर बल देते हैं। उनके अनुसार विश्व रक्षा के लिए उत्पन्न खतरे के विरुद्ध जितनी भी आवाजें उठ रही हैं, उन सभी में नैतिकता की मांग की जाती है। यह नैतिकता धर्म और शिक्षा के से संबंधित होने से ही निर्मित की जा सकती है।
एकमात्र शिक्षा के द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः शिक्षा की रूपरेखा को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए जिससे मनुष्य अपनी भौतिकवादी प्रवृत्ति से दूर हटकर आध्यात्मिक मनोवृत्ति की ओर अग्रसर हो तथा मानव मात्र को अपना हितैषी और बंधु समझे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय दक्षता और विश्व के प्रति मैत्री भाव ही नहीं है, अपितु छात्रों में बौद्धिक ज्ञान से भी गहरी भावनाओं का समावेश करना भी है। हम चाहें तो इसे अध्यात्म भी कह सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन नैतिकता को मनुष्य के सामाजिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास का आधार मानते हैं। नैतिकता एक विशेष गुण है और इसका प्रभाव मनुष्य के समस्त कार्यकलापों पर अत्यंत ही सूक्ष्म और विलक्षण होता है। नैतिकता के द्वारा मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व आंदोलित और प्रभावित होता है। उनके अनुसार जीवन का लक्ष्य सांसारिक आनंद उठाना नहीं है, बल्कि आत्मा को शिक्षित करना ही शिक्षा का लक्ष्य है। अतः डॉक्टर राधाकृष्णन ने सामाजिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए नैतिकता के संगठन और संवर्धन की शिक्षा पर जोर दिया है। विश्वविद्यालय आयोग 1948 के अनुसार एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन tradition is initiation into the life of spirit, a training of human soul in the personal of truth and the practice of virtue. सच्ची शिक्षा योजना के द्वारा ही इस लक्ष्य की पूर्ति होगी। प्राचीन शिक्षा में, शिक्षण संस्थानों में सरल जीवन और उच्च विचारों तथा उच्च मर्यादित कार्यों जैसी विचारधाराओं का पोषण होता था। प्राचीन उपनिषदों में अंतर्दृष्टि को उच्चतम शिक्षा कहा गया है। उससे सत्य एवं असत्य, उचित एवं अनुचित का अंतर किया जा सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार यह आवश्यक है कि मानव आत्मा की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें, जिसके बहुत से लाभ हैं, जिनसे संस्कृति की वृद्धि हुई है। हमने आत्मा से ही कहा है कि मानव आत्मा की स्वतंत्रता से अधिक बड़ा कुछ भी नहीं है और मानव आत्मा की दृष्टि से अधिक कुछ भी नहीं है। यह अंतर्दृष्टि सिर्फ पुस्तकों को पढ़ने से नहीं मिल सकती है। इसके लिए योग्य शिक्षक के नेतृत्व की आवश्यकता है। अतः राधाकृष्णन जी ने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति पर सबसे अधिक बल दिया। अब डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने विश्वविद्यालय के भी कुछ मुख्य कार्य बताए, क्योंकि विश्वविद्यालय सहायक की भूमिका में हमारे साथ रहता है। उन्होंने लिखा, द स्टूडेंट इज नॉट क्रिएटेड फॉर द यूनिवर्सिटी बट द यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट फॉर स्टूडेंट। हायर कमीशन रिपोर्ट 1948 में ऐसा लिखा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने देश तथा विदेश बहुत से विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। विश्वविद्यालय में प्राप्त उच्च शिक्षा छात्रों के जीवन को कितना अधिक प्रभावित करती है, इसका उन्होंने बहुत अध्ययन किया था। विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त छात्र छात्राएं समाज, देश तथा विश्व निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। अतः विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बौद्धिक न होकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली होना चाहिए। एजुकेशन ऑफ यूथ एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू ट्रुथ आर द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। अब इसके बाद उच्च बौद्धिकता का विकास और चेतना एवं विचार जागृत करना भी
विश्वविद्यालय का एक कार्य होता है। विश्वविद्यालय एक प्रकार का शिक्षकों तथा छात्र छात्राओं का एक संगठित समूह होता है। ये अधिगम केंद्र देश के उच्च मस्तिष्क, उसकी चेतना तथा विचारों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विश्वविद्यालयों का यह कर्तव्य है कि वो छात्रों को प्रेरित करें और कि वे अपनी सभ्यता, उसकी कला तथा विचार, उसकी भाषा तथा साहित्य, उसका दर्शन तथा धर्म में रुचि लें। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करना नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय आत्मा तथा अग्रिम अधिगम देना होता है। अधिकतर लोग विश्वविद्यालय से उपयोगिता के आधार पर जुड़ते हैं, न कि उसकी संस्कृति के आधार पर। वहां पर वे स्वयं को ऐसे कार्यकर्ताओं के समूह में पाते हैं जो ज्ञान का अनुसरण केवल अपने हित के लिए करते हैं। अगला है आत्म संस्कार, बौद्धिक स्वतंत्रता। यह सत्य है कि विश्वविद्यालय नौजवानों को इस योग्य बनाते हैं कि वे मानवीय समाज में अपना स्थान बना सकें, परंतु ज्ञान तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो संपन्नता तथा आराम से अधिक मूल्यवान है, तो विचारों का अनुसरण तथा आंतरिक प्रेरणा को सुनिश्चित करना ही विश्वविद्यालय का कार्य है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के अनुसार व्यक्ति की परिष्कृत मनोवैज्ञानिक रूपांतरण अवस्था ही संस्कृति है। संस्कृति संपूर्ण मस्तिष्क तथा शरीर युक्त एक विचार है। संस्कृति हमारी पूरी शारीरिक रचना, संवेदना, बुद्धि तथा बोध के विचारों का रोमांचन करती है। यदि यह हमारे बौद्धिक तथा सामाजिक अत्याचार को नियंत्रित नहीं करती तो वह संस्कृति नहीं कहलाएगी। संस्कृति एक प्रकार से संसार की मुक्त आत्मा की पवित्रता है। भारत की संस्कृति का आधार मानवता है और संपूर्ण संसार एक परिवार है। शिक्षा का सार, साहसिक मस्तिष्क का विकास। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार मानव का कर्तव्य है कि वह आगे बढ़ता रहे। वह जन्म से ही साहसिक है। हमारी शिक्षा अर्थहीन है यदि वह हमें कट्टरवादिता के संकट से बचा नहीं सकती। कोई भी विचार इसलिए सही नहीं है कि वह प्राचीन समय से अस्तित्व में है और हम उसे प्रबलता से मानते रहे हैं। संसार की अहितकारी नीतियों के विरोध करते हुए नौजवानों को अनुशासनहीन तथा असंयमित नहीं होना चाहिए। विरोध करते समय उन्हें दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। नौजवानों को अपने अच्छे आचरण, जो कि किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला है, का त्याग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार उन्होंने लिखा युवा वर्ग के लिए, यूथ इफ इट इज नॉट एनेमिक और विल ऑलवेज एडवेंचर्स इन थॉट्स एंड एक्शन। शिक्षा का सार वैचारिक शक्ति को मानते हुए राधाकृष्णन जी ने लिखा कि स्नातक डिग्री जीवन यात्रा में एक मील का पत्थर है, न कि शैक्षणिक मार्ग का अंत। यदि वास्तविक रूप में देखा जाए तो यह एक आरंभ है, एक नए जीवन की शुरुआत। ये प्रथम शैक्षिक डिग्री नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, नैतिकता तथा विश्वविद्यालय की दक्षता का परीक्षण करती है। विश्वविद्यालय की संस्कृति सिर्फ शिक्षण ही नहीं बल्कि जीवन का बोध तथा भेद करने की क्षमता प्रदान करना होता है। लिबरल एजुकेशन का उद्देश्य बुद्धिमत्ता,
नैतिकता, व्यवहार तथा स्वभाव का परिमार्जन कर संपूर्ण मानव को विकसित करना होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार विश्वविद्यालय विचारशीलता, नौजवानों को साहस तथा पवित्रता से उनका सामना करना सिखाते हैं, जिससे कि वे आलोचना तथा निराशा से स्वयं को बचा सके। अब जो चौथा बिंदु था, नवयुवकों को दिशा प्रदान करने में, हमारे युवा वर्ग को दिशा प्रदान करने में विश्वविद्यालय की भूमिका। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के अनुसार विश्वविद्यालयों को सामाजिक पुनर्जागरण के उपकरण के रूप में विकसित करना चाहिए, तभी वे सामाजिक खाई को मिटा सकते हैं। विश्वविद्यालय का कार्य सिर्फ भविष्य का दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान पैदा करना ही नहीं, बल्कि नए प्रजातंत्र के लिए नेतृत्व क्षमता से युक्त छात्रों को पैदा करना भी है। विश्वविद्यालय समाज को अनुशासित तथा साहसिक युवाओं को दे सकता है, जो न सिर्फ जनता के विचारों की व्याख्या करें, बल्कि उनको निर्देशित भी करें। विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण तथा शोध कार्य के साथ नेतृत्व का परीक्षण देना भी एक आवश्यक कार्य है। जब तक जनता बुद्धिमान तथा विवेकशील नेतृत्वकर्ता को नहीं चुनती, तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा कि a society which tolerates the courage of untouchability has no right to call itself civilized। सभ्यता का निर्माण त्याग के बल पर होता है, और यही सभ्यता स्वार्थ, व्यक्तिवाद, संगठनवाद पर नियंत्रण रखती है। सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप क्रमबद्ध होना चाहिए, न कि उपद्रव के माध्यम से होना चाहिए। इसलिए उन विद्वान लोगों के सहयोग की आवश्यकता है जो अच्छी सामाजिक नीतियों का समर्थन करें तथा इन्हीं विचारों को फैलाने में अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा का सदुपयोग करें। व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्वतंत्रता पर भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा था कि विश्वविद्यालय पर प्रशिक्षण छात्रों को सिर्फ बौद्धिक चिंतन के लिए आमंत्रित नहीं करता, बल्कि क्रियाशीलता तथा विभिन्नता सत्यापित करने का भी मौका देता है। लिखते हैं, द चीफ फंक्शन ऑफ अ यूनिवर्सिटी टू माइंड is to give training that greatest of all arts, the art of living together। राधाकृष्णन जी के अनुसार बौद्धिक एकीकरण की भी बहुत बड़ी भूमिका है। शिक्षित व्यक्ति समाज के नैसर्गिक नेतृत्वकर्ता होते हैं, वे देश की चेतना का नेतृत्व करते हैं, और दो प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार महाविद्यालय पुरानी प्रणाली के अंतर्गत पढ़ने एवं शोध केंद्रों के रूप में विकसित थे, परंतु अब महाविद्यालयों को उच्च शिक्षित विद्वानों के साथ साथ उनको उपयुक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रशिक्षित करने वाले केंद्रों के रूप में विकसित करना भी आवश्यक है। इसके पश्चात बौद्धिक चेतना की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार देश के विद्वानों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। बहुत से छात्र विश्वविद्यालय जीवन में ईमानदार, सचेत तथा साहसी होते हैं, पर जैसे ही वो सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं, अपनी उन मौलिक विशेषताओं का त्याग कर देते हैं। यह सामाजिक वातावरण एक प्रकार का एसिड टेस्ट है। बहुत से छात्र इसमें सफल नहीं हो पाते। भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं को देश की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, जिससे वो सामाजिक बुराई के विरोध में साहसिक कदम उठा सके और देश को महान बनाने में सहयोग कर सके। इसके पश्चात सुसंस्कृत जीवन का परीक्षण। राधाकृष्णन जी लिखते हैं कि जब हम स्वयं अपने निर्माण जैसे नीरस विषय पर
महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता के साथ करेंगे तो समाज का पुनर्निर्माण स्वयं हो जाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारे देश के लिए तभी लाभदायक होगा जब हम अच्छी सभ्यता का पुनर्निर्माण कर पाएंगे। धर्म का वास्तविक भाव। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार जब हम धर्म के औपचारिक पक्ष को देखते हैं तो ये संसार को विभाजित करता है, तथा जब हम धर्म के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देते हैं तो वो संसार को एक कर देता है, और ज्ञान प्राप्त होने की अवस्था में हम संसार से भागते नहीं हैं बल्कि उसमें रुचि लेते हैं और मानवता के लिए प्रयास करते हैं। राधाकृष्णन जी ने आध्यात्मिक मस्तिष्क पर बहुत अधिक बल दिया है और उन लोग कहते हैं कि मनुष्य का तार्किक होना उसके विकास की चरम सीमा नहीं है, अभी वह अपूर्ण है, उसे और अधिक विकास करना है। यहाँ में उपनिषद के अनुसार जगत संबंधी विकास 5 चरणों में हुआ है और इसको भी राधाकृष्णन जी ने अपने शैक्षिक दर्शन में सम्मिलित किया था। उन्होंने लिखा, फर्स्ट ऑफ all you have the inorganic or physical, so to say, then biological, psychological, logical, then the mental, then the intellectual and then the spiritual। यानी विज्ञान ने हमें हर देश की आध्यात्मिक धरोहर को समझने में मदद की है। यदि हम दुनिया की आध्यात्मिकता का सदुपयोग करके प्रभाव में ला सकें तो इस संसार को हमने जैसा पाया है उससे अधिक बेहतर बना सकते हैं। अब 5वां बिंदु और अंतिम बिंदु डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जो मैंने उठाए उनमें से डॉक्टर राधाकृष्णन जी के विश्वविद्यालय आयोग द्वारा दिए गए सुझाव या शैक्षिक दर्शन की प्रासंगिकता क्या है, वर्तमान में उनके जो शैक्षिक दर्शन थे उसकी हमारे इस समय के वर्तमान समाज में क्या प्रासंगिकता है, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। राधाकृष्णन जी द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्य न केवल तत्कालीन बल्कि वर्तमान परिस्थितियों में भी उतना ही महत्व रखते हैं। 1948 विश्वविद्यालय आयोग में बताए गए शिक्षा के उद्देश्य 9 भागों में इनको विभाजित किया गया है। एक, विश्वविद्यालय का संगठन छात्रों में श्रेष्ठ मानसिक सभ्यता का विकास करें। दूसरा, उच्च बौद्धिक क्षमता के साथ समाज का मार्गदर्शन करें। तीसरा, छात्रों के नैसर्गिक गुणों का विकास। फोर्थ है, छात्रों में राजनीतिक नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक योग्यता का विकास। फिफ्थ, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए उत्कृष्ट नागरिकता का विकास करना। नेक्स्ट, छात्रों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। और 7th है, विकास को संरक्षित करने की क्षमता का विकास। 8वां बिंदु है, आध्यात्मिक भावनाओं को जागृत करना। और अंतिम, राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व, समानता आदि के गुणों का विकास करना। जो 1948 में पहला विश्वविद्यालय आयोग बना उसमें शिक्षा के ये 9 प्रमुख उद्देश्य बताए गए। संक्षिप्त में मैंने इनकी चर्चा आपसे की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग सभी आयोगों द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्य मूलतः राधाकृष्णन आयोग द्वारा बताए गए उद्देश्य ही थे। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 द्वारा नैतिक एवं चारित्रिक विकास तथा नेतृत्व की क्षमता का विकास, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास तथा आदि बताए गए। तत्पश्चात भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यों की स्थापना, नैतिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा प्रजातंत्र संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों के नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास पर बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात
मुख्य सभी शिक्षा आयोगों द्वारा बताए गए शैक्षिक उद्देश्यों को देखने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन के शैक्षिक विचारों का शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। वे वैज्ञानिक आधार पर मनुष्य के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। इनके अनुसार शिक्षा वह है जो मानव में वैज्ञानिक सोच पैदा करे, बौद्धिक उन्नति प्रदान करे। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समानता व बंधुत्व पर आधारित मानवतावादी समाज का निर्माण करना है। इन्होंने वैज्ञानिक सृजनात्मकता के साथ साथ आध्यात्मिकता, नैतिकता, दृढ़ चरित्र निर्माण को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है। डॉक्टर राधाकृष्णन पाठ्यक्रम के प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी विषयों के साथ साथ ललित कलाओं, धर्मशास्त्र, दर्शन, विश्व के साहित्यों का अध्ययन अनिवार्य मानते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि तकनीकी मनुष्य का यांत्रिकरण करती है, न कि मानवीकरण। इन्होंने धार्मिक शिक्षा को शिक्षा का अनिवार्य अंग माना है। इनके अनुसार धर्म का कोई विशेष मत नहीं है, बल्कि धर्म विशुद्ध रूप से आत्मिक अनुभव है, बल्कि सत्य का बोध है। इसीलिए विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा को ये अनिवार्य मानते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन हर व्यक्ति के लिए नैतिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य मानते हैं। वे स्त्री शिक्षा के घोर समर्थक हैं। उन्होंने कहा था, उन्होंने लिखा भी है कि अगर किसी व्यक्ति के 2 संतानें हैं और एक इसमें पुत्र और पुत्री है और उसको एक की पढ़ाने की क्षमता है, तो उसे अपनी पुत्री को जरूर शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि वो 2 घरों को शिक्षित करती है। इनके अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्तित्व विकास, व्यवसायिक सुरक्षा, उद्देश्यपूर्ण तथा जीवनोपयोगी हो। इस प्रकार विवेचना के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि छात्रों को सर्वांगीण विकास में अन्य भारतीय शिक्षा शास्त्रियों की तुलना में डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जो अपने शैक्षिक विचारधारा या शैक्षिक दर्शन दिया, वो अपने आप में पूर्ण है। उन्होंने शिक्षा के तत्कालीन तथा शाश्वत उद्देश्यों की ओर तत्कालीन समाज का ध्यान दिलाया। उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली के विकास पर बल दिया जो प्राणी मात्र को मानव निर्माण के विकास पथ पर ले जाती है। उनके अनुसार अपने विकास के लिए मानव में विचारशीलता, दया, करुणा जैसे आवश्यक गुण होने चाहिए। तत्पश्चात ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन का शैक्षिक दर्शन वास्तव में प्रासंगिकता रखता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जो कि एक महान भारतीय दार्शनिक थे, उनके अनुसार साधारण रूप से लोग शिक्षा के 2 उद्देश्य मानते हैं। पहला उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। शिक्षा हमें अनेक विषयों के द्वारा ज्ञान की सूचना देती है, जैसे भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है कौशल सिखाना। यह कार्य अनेक व्यावसायिक विषयों के द्वारा संभव है, जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून की शिक्षा आदि। किंतु शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इन दोनों उद्देश्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। यह उद्देश्य है हमें एक उच्च स्तर के जीवन अर्थात आध्यात्मिक संसार की तरफ ले जाना। शिक्षा हमें देश व काल के भौतिक संसार से परे ले जाती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार उत्तम गुण वाले 2 फल होते हैं। पहला महान ग्रंथों का अध्ययन और दूसरा है महान विद्वानों के विचारों का अध्ययन। ग्रंथ हमारे सामने अति उत्तम विचार प्रस्तुत करते हैं, हमारे मन को, हृदय को एक नया आयाम देते हैं। वे हमें उत्तम पुरुष और उत्तम स्त्री बनाते हैं। वे हमें उच्चतर जीवन का ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है जीवन के शाश्वत मूल्यों की शिक्षा देना। इससे हमें सही और गलत का ज्ञान मिलना चाहिए।
डॉक्टर राधा कृष्णन जी के अनुसार ये चिंता का विषय है कि आज के समय में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वह केवल विस्तृत ही नहीं, गहरी भी होनी चाहिए। हम विद्वान व कुशल भले ही बन पाए, किंतु यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीवन स्वयं ही अंधकारपूर्ण, भयंकर भूलों वाला व कटु हो जाएगा। अतः आवश्यक है कि जो शिक्षा सभी को आप लोग को संस्थानों में मिलती है उससे न केवल विद्वता एवं कौशल मिले, अपितु उससे अपने जीवन को निश्चित उद्देश्य मिले। वह उद्देश्य क्या है, ये आपको स्वयं अपने आप परिभाषित करना है। इसलिए जो भी उद्देश्य आप अपने जीवन में अपनाने जा रहे हो उसे वर्तमान पीढ़ी से संबंधित आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय आध्यात्मिक आदर्शवाद और पश्चिमी मानवतावाद में समन्वय स्थापित करना चाहते थे। वे विश्व दर्शन को स्थापित कर मानव जाति को सुख शांति से परिपूर्ण और समृद्ध बनाना चाहते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार मानव एक आध्यात्मिक अस्तित्व है जो कि भौतिक शरीर से युक्त है। तकनीकी ने उसे औजार दिए, विज्ञान ने उसे इस योग्य बनाया कि उसने प्रकृति तथा ग्रहों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है। पर विज्ञान और तकनीकी मानवीय तत्व नहीं हो सकते हैं। हमारी शिक्षा मानव को आंतरिक शांति प्रदान करने में असफल रही है। डॉक्टर राधाकृष्णन चाहते थे कि शिक्षा हमारी संवेदनाओं को पुनर्जीवित कर सके। उनका मानना था यदि शिक्षा सिर्फ विज्ञान तथा तकनीकी की होगी तो उसमें सिर्फ मानव यांत्रिकरण होगा, ना कि मानव निर्माण। अब राधाकृष्णन जी के सभी शैक्षिक दर्शन विचारों को क्या उनकी प्रासंगिकता है, उनके मुख्य बिंदुओं को मैंने अपने इस वक्तव्य में उठाया और स्पष्ट किया। और शिक्षा यूं तो जीवन का आधार है और संस्कृति उसका मजबूत आधार स्तंभ, और उच्च शिक्षा समाज रूपी प्रासाद की अट्टालिका जो सभी को सुरक्षित और स्वस्थ रखती है। यहाँ हम डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के राष्ट्रपति देशपति होने की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनके शिक्षक, विद्वान, मार्गदर्शक, दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान के उन विचारों पर चर्चा कर रहे हैं जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आए और व्यापक सुधार प्रारंभ हुए। हम उनके आधारभूत विचारों से पूर्व में ही परिचित हैं, बस उन विचारों का क्रियान्वयन, उनका परिणाम सुधार बहुत व्यापक चर्चा परिचर्चा का विषय है। लेकिन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर उनका नजरिया बिल्कुल व्यापक था कि शोध उच्च शिक्षा का मेरुदंड है। जब तक मेरुदंड मजबूत स्वस्थ रहता है, जीवन भी निष्कंटक और प्रसन्न रहता है। उसी प्रकार जब तक शोध के माध्यम से नवीन विचार, तर्क, अवधारणाएं सामने आती हैं, नवीन आविष्कार, तकनीकी की खोज चलती रहती है, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता रहता है। और यही शोध की गुणवत्तापरक भूमिका जब धूमिल होने लगती है तो उच्च शिक्षा एक ठहरे हुए नदी के जल की भांति स्थिर होती जाती है। हमारे विद्वानों, मार्गदर्शकों का यही सहज और निज कर्म कर्तव्य है कि जब वे इस ठहरे हुए शोध रूपी जल को देखें तो उसमें वर्कशॉप, गोष्ठी, सेमिनार, वेबिनार रूपी कंकड़ डालकर ठहरे हुए जल में तरंगे उत्पन्न कर दे और जागरूक कर दे। मैं व्यक्तिगत रूप से भी यहाँ पर पुनः अपने अनुज भ्राता राजीव मिश्र जी को इसके लिए साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने मार्गदर्शक कर्तव्य बोध से इस सोशल मीडिया फेसबुक प्लेटफॉर्म का उपयोग इसी जागृत भाव को लाने के लिए किया है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी शोध की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है और वार्षिक रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयनित शोध पत्रों का प्रकाशन भी करवाता है और इसके लिए उसके स्वयं के स्थापित मानदंड भी हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाषा, विषय, शोध पत्र का प्रारूप, उसकी मौलिकता, नवीनता, उपयोगिता के संदर्भ भिन्न भिन्न हैं जो इस मानक पर खरे उतरते हैं उनका प्रकाशन होता है। अर्थात उच्च शिक्षा को दिशा देने वाला शोध कार्य जब निर्बाध रूप से चलता रहता है तो देश के प्रगति पथ सतत गतिमान रहते हैं और नागरिकों की भी उन्नति होती रहती है जो हमारे युवा शक्ति, युवा राष्ट्र का स्वप्न साकार करते हैं। और इस वक्तव्य के अंत में मैं 4 पंक्तियों से पूरे जो मैंने शोध प्रपत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया है उसके सार को मैं व्यक्त करूंगी, आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। जग में दो ही सबसे सुंदर ज्ञान, जग में दो ही सबसे सुंदर ज्ञान, एक शिक्षा दूसरा दर्शन शास्त्र। गुरुदेव दोनों के अप्रतिम भंडार, ज्ञान वारिधि दूजा विशारद महान। और इस मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए स्वैच्छिक दुनिया के संपादक राजीव मिश्रा जी को धन्यवाद देती हूँ। जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। हमारे जोहारी परिवार के सभी सदस्य और पारिवारिक सदस्य एवं अन्य मित्रगण या जो भी इस लाइव सजीव प्रसारण को सुन रहे हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन जी के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता और उच्च शिक्षा के संदर्भ में मेरे दिए गए विचारों को सुना और इसके लिए मैं सभी को के प्रति बहुत अधिक आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत